अपनी गहन शुद्धिकरण प्रक्रिया को जारी रखते हुए लू शेंग का क्लोन अपनी उत्परिवर्तित अमर कोशिकाओं को डेमन दायरे डेमन रियलम की अग्नि से प्रज्वलित करता है। वह अपनी प्रगति पर नजर रखता है और सफलतापूर्वक 1, 2 और फिर 3 मिलियन कोशिकाओं को संपीड़ित कर लेता है। 10 मिलियन उत्परिवर्तित कोशिकाओं को प्रज्वलित करने के बाद क्लोन एक जोरदार गर्जना करता है और इस प्रक्रिया को जारी रखने की तैयारी करता है। हालांकि उसे अचानक रुकने के लिए विवश होना पड़ता है जब वह अपने आसपास के वातावरण में एक बड़ा बदलाव देखता है। वह चारों ओर देखता है और उसे एक पूरी तरह से वीरान और खंडहरों से भरा परिदृश्य दिखाई देता है। फटी हुई जमीन का मुआयना करते हुए उसे एहसास होता है कि यहाँ मौजूद अंधकार ऊर्जा डार्क एनर्जी का भंडार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसके अतृप्त स्पर्शकों टेंटलस ने इस क्षेत्र से ऊर्जा की एक एक बूंद को सोख लिया है। अपने हाथ में अंधकार ऊर्जा को महसूस करते हुए पाता है क्लोन की शक्ति में अभी भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। हालांकि उसकी मूल कोशिकाओं की संख्या 30 मिलियन पर ही स्थिर है, लेकिन प्रत्येक उत्परिवर्तित कोशिका की समग्र गुणवत्ता में भारी उछाल आया है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठी भींचते हुए लू शेंग इस बात पर विस्मित होता है कि उसका यह उत्परिवर्तित अवतार कितना अधिक परिपूर्ण और शक्तिशाली बन गया है। यह महसूस करते हुए कि किसी बड़ी उपलब्धि सी ब्रेक थ्रू को हासिल करने के लिए उसे और भी अधिक शक्ति की आवश्यकता है, वह इस ऊर्जा विहीन क्षेत्र को छोड़कर ऊर्जा का शिकार करने और उसे सोखने के लिए एक नए क्षेत्र की तलाश में निकलने का निर्णय लेता है। अपनी शक्ति को सक्रिय करते हुए क्लोन उड़ान भरता है और घोषणा करता है कि अब उसके अथक शिकार को जारी रखने का समय आ गया है। जैसे जैसे वह इस अंधकारमय दायरे में आगे बढ़ता है, उसकी पीठ पर मौजूद विशाल स्पर्शक तेजी से बाहर निकलते हैं और अपनी वृद्धि के लिए ऊर्जा प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के भयानक राक्षसी जीवों को पलक झपकते ही निगल जाते हैं। कुछ ही समय बाद उसका यह निरंतर शिकार उसे एक ऐसे बिल्कुल नए और अछूते क्षेत्र में ले आता है जो अब उसके द्वारा सोखे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस नए क्षेत्र में प्रवेश करते ही क्लोन के सामने एक विचित्र दृश्य उपस्थित होता है। अनगिनत भयानक और विचित्र आकार प्रकार के परग्रही जीव वहां पूरी तरह से जमे हुए और निश्चल अवस्था में खड़े हैं। उनके इस अजीब व्यवहार से जरा भी विचलित हुए बिना क्लोन उन जीवों के झुंड के बीच छलांग लगा देता है। वह एक क्रूर और भीषण नरसंहार का तांडव मचा देता है और उन राक्षसों को बेरहमी से चीरते हुए पूरे क्षेत्र में पूर्ण अराजकता और हाहाकार की स्थिति उत्पन्न कर देता है। भयानक दक्षता के साथ आगे बढ़ते हुए वह अपने विशाल स्पर्शकों को प्रहार करने का आदेश देता है और वे स्पर्शक बड़ी ही सहजता से एक ही बार में कई विशालकाय जीवों को भेद कर उनकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। जैसे ही वह अपनी उत्परिवर्तित अमर कोशिकाओं की संख्या को 15 मिलियन तक पहुंचाने की तैयारी करता है, वह अपने निकट मौजूद एक जीव पर एक जोरदार और विध्वंसक मुक्का जड़ देता है। अंधकार ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर उस पूरे क्षेत्र में फैल जाती है जो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसे दूर क्षितिज पर एक विशाल लाल तूफान उठता हुआ दिखाई देता है जो छोटे जानवरों को दहशत में इधर उधर भगा देता है। कोहरे में से एक विशाल छाया उभरती है जिसकी एक आंख लाल है। उसकी जबरदस्त शक्ति का दबाव महसूस होता है। क्लोन पहचान जाता है कि यह लेवल 13 का जनरल क्लास जानवर है और उसे एहसास होता है कि वह किसी स्थानीय शासक के इलाके में घुस आया है। क्लोन की छाती पर चमकता हुआ कोर अचानक जल उठता है और डर के मारे चीं चीं करने लगता है। हैरान होकर क्लोन खुद से पूछता है कि शरीर की यह आदिम चेतना अचानक क्यों जाग उठी है और इतनी डरी हुई क्यों है। कोर को कांपते हुए देखकर क्लोन अपनी छाती पर थपथपाता है और उस आदिम मन से पूछता है कि आखिर उसे किस बात का डर है। वह उस डरे हुए मन को समझाता है, यह याद दिलाते हुए कि उसका असली शरीर, जिसमें सिर्फ 50 लाख अमर कोशिकाएं, भी लेवल 13 के माहिरों को आसानी से कुचल सकता है। जब क्लोन के पास उससे कहीं ज्यादा कोशिकाएं हैं तो उन्हें इस दुश्मन से डरने का कोई कारण ही नहीं है। मुट्ठी कसते हुए क्लोन उस आदिम मन को एक सख्त चेतावनी देता है। वह ऐलान करता है कि अगर वे महज लेवल 13 के एक जानवर को नहीं हरा सकते तो यह अवतार क्लोन उसका क्लोन कहलाने लायक ही नहीं है। सीना ताने खड़ा क्लोन
अपनी सबसे बेहतरीन साधना तकनीक, कल्चरेशन टेक्निक, अंधकारमय तारे का मार्ग को आजमाता है। उसकी बढ़ती हुई शक्ति ऑरा इस जबरदस्त दबाव से जमीन थर्रा उठती है। वह अपनी प्राथमिक संप्रभु शक्ति, प्राइमरी सॉवरेन पावर, को पूरी तरह से सक्रिय कर लेता है। उसकी आंखें बैंगनी रोशनी से चमकने लगती हैं और वह हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हवा में उछलकर क्लोन बैंगनी रोशनी की एक लकीर में बदल जाता है और सीधे उस विशाल जानवर की ओर तेजी से बढ़ता है। अपने विशाल दुश्मन को पूरे आत्मविश्वास से देखते हुए क्लोन अपनी सबसे घातक हमलावर तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह अपनी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट 5 रथुओं की मुट्ठी 5 सीजन्स फिस्ट को आजमाने के लिए तैयार होता है। उसका लक्ष्य इस तकनीक को इसके सबसे ऊंचे स्तर प्राचीन 5वीं ऋतु एंशियंट 5th सीजन तक ले जाना है। यह एक इतनी भयानक तकनीक है जो पूरे तारों भरे आसमान को भी जलाकर राख कर सकती है। क्लोन अपने आसपास के भयानक माहौल पर नजर डालता है और सोचता है कि इस अंधकारमय ब्रह्मांड डार्क साइड यूनिवर्स में तो रथुएं होती ही नहीं हैं। सूरज का होना तो दूर की बात है। अपनी मुट्ठी में कड़कड़ाती हुई ऊर्जा भरते हुए वह ऐलान करता है कि एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। इस अंधकारमय दुनिया में रोशनी लाने का आदेश देते हुए वह एक जबरदस्त मुक्का जड़ता है, जिससे एक विशाल धमाका होता है और उस पूरे क्षेत्र का अंधकार पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है। बाहर अंतरिक्ष में तारक आत्मा पुष्प स्टार स्पिरिट फ्लावर के आसपास का युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से अफरा तफरी और अराजकता से भर जाता है। लेवल 13 के मास्टर्स की टक्कर में संख्या में कम होने के बावजूद पट्टियों से लिपटा हुआ हत्यारा शांत भाव से वो तियान, बाबू लुओ और हाईजी दाओ का सामना करता है। उनकी लड़ाई से उठने वाली झटकेदार लहरें इतनी जबरदस्त हैं कि कोई भी दूसरा लड़ाका उस युद्ध क्षेत्र के पास भी नहीं फटक पाता। पास ही युवा एल्फ आओनोंग ट्यूरिंग बड़ी आसानी से एक समुद्री डाकू को हरा देता है। ट्यूरिंग देखता है कि अभी 78 समुद्री डाकू और बचे हैं, लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें यह कहकर नजरअंदाज कर देता है कि वे इतने कमजोर हैं कि उनसे कोई असली खतरा नहीं हो सकता। माशा उसके बगल में आकर उतरती है और मजाकिया अंदाज में कहती है कि वह अपनी छोटों से पहले ही पूरी तरह उबर चुका है। वह टिप्पणी करती है कि हाईजी दाओ के होनहार शिष्य के तौर पर मिली अपनी शोहरत का वह सचमुच हकदार है। वह सुझाव देती है कि उन्हें एक मुकाबला करना चाहिए, यह देखने के लिए कि कौन ज्यादा स्पेस पायरेट्स को हरा सकता है। ट्यूरिंग पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनौती स्वीकार करता है, यह कहते हुए कि उससे डरने का कोई कारण नहीं है। वह बताता है कि दुश्मन के विशेषज्ञों को पकड़ना बस समय की बात है और उनके लिए बस कमजोर पायरेट्स ही बचेंगे जिन्हें वे आसानी से खत्म कर सकते हैं। वह मजाक उड़ाते हुए उसे चेतावनी देता है कि जब वह शर्त हार जाए तो रोए नहीं। इससे पहले कि ट्यूरिंग अपनी बात पूरी कर पाता, माशा तेजी से आगे बढ़ती है और सीधे पायरेट्स की कतारों में कूद जाती है। गुस्से में आकर ट्यूरिंग उसके पीछे चिल्लाता है, शिकायत करते हुए कि उसने जल्दी शुरू करके धोखा दिया है। जैसे जैसे जोरदार और ऊंचे दर्जे की लड़ाई जारी रहती है, पट्टियों से लिपटा हुआ हत्यारा अपनी तलवार घुमाता है और हाईजी दाओ की विशाल तलवार से जोरदार टक्कर लेता है। जी यांगचेन बाबू लुओ से संपर्क करती है और उसे याद दिलाती है कि उन्हें पायरेट को जिंदा पकड़ना है। वह समझाती है कि वह हाईजी दाओ के साथ मिलकर हत्यारे को घेरने का काम करेगा, जबकि वू त्यान भागने के सभी रास्ते बंद कर देगा। बाबू लुओ मजबूती से इस योजना पर अपनी सहमति देता है। कमांड सेंटर के अंदर जी यांगचेन टैक्टिकल मॉनिटर को देखती है और उसके चेहरे पर महत्वाकांक्षा भरी मुस्कान होती है। उसे एहसास होता है कि इस हत्यारे को पकड़ने से उसका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। वह पूरी दृढ़ता के साथ एक बाइंडिंग एक्टिवेशन बटन दबाती है। बाहर स्टार स्पिरिट फ्लावर नाम का स्पेसशिप एक विशाल नीले रंग का एनर्जी नेट सीधे अंतरिक्ष के खालीपन में छोड़ता है। वह एनर्जी ग्रिड तेजी से लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ता है। अपने द्वंद्व युद्ध में पूरी तरह से व्यस्त होने के कारण पट्टियों से लिपटा हुआ हत्यारा अचानक इस हमले की चपेट में आ जाता है। जब उसे एहसास होता है कि वह फंस चुका है तो वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। हाईजी दाओ उस पायरेट से कहता है कि वह भागने के बारे में सोचे भी नहीं। बाबू लुओ और वू तियान के सहयोग से तीनों माहिर योद्धा उस हत्यारे को चारों ओर से घेर लेते हैं
और वह एनर्जी का पिंजरा धीरे धीरे उसके चारों ओर कसता चला जाता है। यह सब देखकर जी यांगचेन बहुत उत्साहित होती है। वह बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है कि यह जाल अपने लक्ष्य को भेद दे, क्योंकि उसे पता है कि वे अब सफलता के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार स्पिरिट फ्लावर के एनर्जी नेट ने पट्टी बंधे हत्यारे को एक नीले पिंजरे में सफलतापूर्वक फंसा लिया, जिससे जियांग क्वान को पूरा भरोसा हो गया कि अब उस समुद्री डाकू के पास भागने की कोई जगह नहीं छिपी है। कसते हुए जाल के अंदर फंसे होने के बावजूद पट्टी बंधा हत्यारा पूरी तरह शांत बना रहता है। अंतरिक्ष में एक विशाल दरार खुलती है और उसमें जोरदार धमाका होता है। अपनी टैक्टिकल स्क्रीन पर इस अजीब घटना को देखकर जियांग क्वान का आत्मविश्वास पूरी तरह से सदमे में बदल जाता है। इस अफरा तफरी भरे युद्ध के मैदान में हाईजी दाओ सबको ऊपर देखने की चेतावनी देता है, जबकि बाबालुओ और वू तियान खुद को हमले के लिए तैयार करते हैं। लाल रंग की एनर्जी बीम की बारिश नीचे गिरती है और पूरे युद्ध के मैदान को एक विशाल धमाके में अपनी चपेट में ले लेती है। आओ नोंग ट्यूरिंग और माशा ये सब डर के मारे देखते रहते हैं और घबराहट में वे अपने गुरुओं को पुकारते हैं। वो तियान ऊपर की ओर उड़ता है और अपने साथियों को बचाने के लिए एक हरी ढाल बनाता है, जबकि हाईजी दाओ नीचे से आ रहे जबरदस्त दबाव को झेलने के लिए संघर्ष करता है। अपनी विशाल तलवार को कसकर पकड़े हुए थका हारा हाईजी दाओ बाबालुओ से पूछता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। बाबालुओ के सीने में एक एनर्जी हमले से छेद हो गया है और वह कमजोर आवाज में कहता है कि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। जहाज के ब्रिज से जियांग क्वान मॉनिटर पर अपनी हारी हुई सेना को देखती रहती है और यह समझ ही नहीं पाती कि उनकी जीत इतनी जल्दी तबाही में कैसे बदल गई। अंतरिक्ष में एक विशाल दरार खुलती है और 4 खतरनाक आकृतियां गहरे रंग की एनर्जी के बादल में लिपटी हुई नीचे उतरती हैं। ये नए आए लोग पट्टी बंधे हत्यारे के साथ मिल जाते हैं और इस तरह 5 ऊंचे दर्जे के हमलावरों का एक समूह पूरा हो जाता है। उनका कप्तान मुस्कुराता है, इस बात से संतुष्ट कि उनका शिकार उनके जाल में फंस गया है। अपने मॉनिटर को देखते हुए जियांग क्वान को डर के मारे यह एहसास होता है कि वे 5 अलग अलग लेवल 13 के स्पेस पायरेट्स अंतरिक्ष के समुद्री डाकुओं का सामना कर रहे हैं। उसे समझ आता है कि इन समुद्री डाकुओं ने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक किया था ताकि उन्हें धोखा दे सकें। वे बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि रक्षक अपनी सारी एनर्जी खत्म कर लें ताकि वे एक ही जोरदार हमले में स्टार स्पिरिट फ्लावर को हथिया सकें। हताश होकर वह सभी सैनिकों को तुरंत जहाज पर वापस लौटने का आदेश देती है और बाकी बचे क्रू मेंबर्स को पूरी ताकत से लड़ाई के लिए तैयार रहने का निर्देश देती है। म्यूटेटेड क्लोन के सपनों की दुनिया में लू शेंग का शैडो क्लोन एक गिरे हुए राक्षस के ऊपर खड़ा है और उसकी जीवन शक्ति को सीधे अपने शरीर में खींच रहा है। अपने सीने पर बने मुंह का इस्तेमाल करके वह क्लोन एक चमकते हुए लाल रंग के कोर को खा जाता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसका अवतार इन जानवरों की लॉ पावर कानून शक्ति को सोखकर उसे बदल सकता है। वह सोचता है कि क्या यह भयानक निगलने की क्षमता सिर्फ उसके अवतार में ही है या फिर डार्क साइड यूनिवर्स के सभी अनोखे जानवरों में यह शक्ति होती है। जानवरों के कब्रिस्तान को देखते हुए वह क्लोन इस यूनिवर्स की कड़वी सच्चाई को समझने लगता है, क्योंकि ये जानवर एक दूसरे को खाकर ही विकसित होते हैं, इसलिए शक्ति पाने की उनकी राह की कोई सीमा नहीं है। अगर कोई 13वें लेवल का जानवर मर जाता है तो दूसरा जानवर उसका शव खाकर ही उसकी शक्ति पा सकता है। यह तय करते हुए कि 30 मिलियन कोशिकाएं काफी नहीं हैं, वह क्लोन अपनी डार्क एनर्जी को बाहर निकालता है ताकि अपनी कोशिकाओं को तेजी से बढ़ाकर 100 मिलियन की सीमा तक पहुंचा सके। उसके चारों ओर एक कॉस्मिक भंवर उठ खड़ा होता है जब वह अपनी नई निखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करके अगले लेवल पर पहुंचने की जबरदस्त कोशिश करता है। वह क्लोन जोर जबरदस्ती से एक 13वें लेवल के जानवर की सारी शक्ति खींच लेता है और उसकी कच्ची लाल ऊर्जा को सीधे अपने सीने पर बने मुंह में सोख लेता है। उसका शरीर एक अजीब सी शैतानी फूल जैसा दिखने लगता है, जिससे एक दुष्ट सी शान झलकती है, मानो कोई डार्क किंग अपने सिंहासन पर बैठा हुक्म चला रहा हो। स्टार स्पिरिट फ्लावर पर
घायल बाबालुओं को एक बेलनाकार हीलिंग टैंक के अंदर रखा जाता है, जबकि जियांग चेन, माशा और बाकी लोग नीचे बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं। माशा मेडिकल चैम्बर के शीशे से सटकर खड़ी हो जाती है और ऊपर अपने बेबस पिता को तकलीफ में देखती रहती है। हाइजी दाओ समझाते हैं कि बाबालुओं के शरीर पर लगी चोटें तो मामूली हैं, लेकिन असली संकट उसकी आत्मा को पहुंची चोट, जिसे आम मेडिकल इलाज से आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। वह बताते हैं कि बाबालुओं की आत्मा पर कई विनाशकारी लॉ फोर्स का हमला हुआ था, जिससे उसकी ऊर्जा वाहिनियां पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई हैं। आसपास मौजूद समुद्री डाकुओं के बेड़े से डरकर परेशान जियांग चेन पूछता है कि क्या बाबालुओं में अभी भी इतनी ताकत बची है कि वह लड़ सके और उनकी रक्षा कर सके। इस बेरुखे सवाल को सुनकर माशा को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में जियांग चेन पर बेदिल होने का आरोप लगाती है, क्योंकि वह उसके घायल पिता से लड़ने के लिए कह रहा था। इससे पहले कि यह बहस और बढ़ पाती, बाबालुओ अपनी आंखें खोलता है और माशा को चुप रहने का हुक्म देता है, जिससे वह तुरंत चुप हो जाती है। माशा शांत हो जाती है तो है और ऊपर अपने पिता की ओर देखते हुए पूछती है कि उन्हें अब कैसा लग रहा है। बाबालुओ मानता है कि हालांकि वह अभी भी लड़ाई में उतर सकता है, लेकिन उसकी चोटों की वजह से उसकी लड़ने की ताकत अपने चरम स्तर के 30% से भी कम रह गई है। यह सुनकर चिंतित जियांग चेन पूछता है कि उसे पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगेगा। बाबालुओ बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि ठीक होने में कितना समय लगेगा। इसमें दशकों, सदियां या शायद कभी भी ठीक न हो पाए। यह सुनकर माशा फूट फूट कर रो पड़ती है। जियांग चेन निराशा में अपना सिर झुका लेती है और इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करती है कि अगर सब कुछ सबसे अच्छा भी रहा, तब भी इसमें दशकों लग जाएंगे। जियांग चेन अपने क्रू को संबोधित करती है और समझाती है कि 5 लेवल 13 के समुद्री डाकू लगातार जहाज की ढाल पर हमला कर रहे हैं, जिससे उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है और वे फंसते जा रहे हैं। कोई हल ढूंढते हुए वह अपने कर्मचारियों को आदेश देती है कि वे कानून प्रवर्तन विभाग से संपर्क करें और किसी भी कीमत पर सबसे नजदीकी स्टार गवर्नर से मदद मांगें। हालांकि एक अधीनस्थ जवाब देता है कि समुद्री डाकू उनके संचार को बाधित कर रहे हैं। जियांग चेन हैरानी और सदमे में सांस रोक लेती है। ओसिकी, उन्हें एहसास होता है कि वे पूरी तरह से कट गए हैं। वू तियान आगे बढ़ता है और समझाता है कि यह पूरी तरह से ब्लॉकेड कानून की ताकत की वजह से है। वह बताता है कि 5 लेवल 13 फाइटर्स की मिलीजुली कानून की ताकत इस स्पेस के इस सेक्टर को पूरी तरह से अलग करने के लिए काफी है। वह आगे कहता है कि अगर वे मदद के लिए कॉल भी कर लेते, तो भी मदद आने में बहुत देर हो जाती और तब तक उनकी शील्ड भी शायद टिक नहीं पाती। बेताब, जियांग चेन ने सुझाव दिया कि वे घेरे से बाहर निकल जाएं। वह सुझाव देती है कि है जिदाओ और वू तियान अपनी ताकत मिलाकर रास्ता बना लें। हॉल में भारी सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि क्रू उसकी बातों पर सोच रहा होता है। उन्हें पूरी तरह पता होता है कि बाहर निकलना कितना खतरनाक होगा। तनावपूर्ण शांति को तोड़ते हुए वू तियान ठंडेपन से जियांग चेन को टोकता है। वह उसे साफ साफ याद दिलाता है कि उसने स्थिति को गलत समझा है, यह साफ करते हुए कि वह सिर्फ उसके जहाज पर सवारी करने के लिए सहमत हुआ था और उसने कभी अपनी जिंदगी उसके परिवार को नहीं बेची। जैसे ही वो तियान का सीधा सीधा इनकार समझ में आता है, पुल पर एक भारी दम घोंटने वाली चुप्पी छा जाती है। वो तियान अपना रुख एकदम साफ कर देता है। वह जानता है कि वह अकेले ही इस घेराबंदी को आसानी से तोड़ सकता है और तारों भरे खालीपन में भटकते हुए भी जिंदा रह सकता है। वह इतना बेवकूफ़ नहीं है कि सिर्फ एक मालवाहक जहाज को बचाने के लिए 13वें लेवल के 5 स्पेस पायरेट्स अंतरिक्ष के लुटेरों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दे। जब उसके पास खेलने के लिए कोई और पत्ता नहीं बचता, तो घबराई हुई जी एनेक्सियन बाकी जमा हुए लड़ाकों की तरफ मुड़ती है। वह सबसे गिड़गिड़ाकर विनती करती है कि वे अपने डर को एक तरफ रख दें, सहयोग करें और स्टार स्पिरिट फ्लावर को इस संकट से बचाने में मदद करें। वह अपने परिवार की इज्जत की कसम खाती है कि अगर वे डटे रहे और लड़े, तो वह उन सभी को भरपूर इनाम देगी। लेकिन जब बात सीधे सीधे जिंदगी और मौत की हो, तो उसकी ये बेताब गुहारें किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। भविष्य की दौलत और परिवार की इज्जत के वादे बेहद सस्ते और खोखले लगते हैं। हालात और भी बदतर तब हो जाते हैं
जब घायल बाबालुओ और माशा भी पीछे हटने लगते हैं और हॉल को छोड़कर भागने की तैयारी करने लगते हैं। कमरे में चुप्पी छा जाती है और जी एनेक्सियन बिल्कुल अकेली खड़ी रह जाती है। वह देखती रहती है कि कैसे उसकी बेहतरीन सुरक्षा टुकड़ी पूरी तरह से बिखर जाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। अपनी आखिरी कोशिश में वह वू तियान पर जोर से चिल्लाती है और पूछती है कि उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित एक ऊंचे दर्जे का माहिर भला कैसे चुपचाप खड़ा होकर उन सभी को मरते हुए देख सकता है। वो तियान शांत भाव से उसे चुप करा देता है और उसे बेहद बेवकूफ कहता है कि वह ऐसी निराशाजनक स्थिति में भी जहाज को बचाने की कोशिश कर रही है। वह उसे एक ही समझौता पेश करता है, वह उसे सुरक्षित बाहर निकालने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जहां तक जहाज और माल की बात है तो वे अब अतीत बन चुके हैं। यह कड़वी सच्चाई जी एनेक्सियन से किसी मालगाड़ी की तरह टकराती है और वह पूरी तरह से हताश होकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ती है। उसे कड़वे एहसास के साथ समझ आता है कि अपनी ही खराब लीडरशिप की वजह से एक बेहद कीमती ऊंचे दर्जे का अमर स्तर का अंतरिक्ष जहाज गंवाना असल में उसके लिए मौत की सजा से कम नहीं है। भले ही वह किसी तरह बच भी जाए और अपने परिवार के पास वापस पहुंच जाए, तो भी उसे उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपना सिर पकड़कर इस बुरे सपने से खुद को बचाने के लिए किसी चमत्कार की बेताबी से प्रार्थना करती है। जहाज के बाकी लड़ाके चारों ओर देखते हैं, पूरी तरह से डरे हुए, और सोच रहे हैं कि क्या इस जानलेवा जाल से बाहर निकलने का कोई भी संभव रास्ता है। ठीक उसी समय जब जेड एंशियन अपनी निराशा के आगे पूरी तरह से हार मानने ही वाली होती है, अनुभवी और शक्तिशाली है जी दाओ आगे आते हैं। अपनी बाहें बांधकर वह शांति से कहते हैं कि शायद उनके पास अभी भी सारे विकल्प खत्म नहीं हुए हैं। अगर किसी और ने इतनी बेतुकी बात कही होती तो क्रू वाले उसे हंसकर कमरे से बाहर निकाल देते, लेकिन है जी दाओ जैसे दिग्गज लेवल 13 के विशेषज्ञ के मुंह से यह बात सुनकर हर कोई तुरंत हैरानी और सदमे से जम सा जाता है। जेड एंशियन की आंखों में तुरंत उम्मीद की एक बड़ी लौ जल उठती है और वह उत्सुकता से उस बूढ़े गुरु से उनके समाधान के बारे में पूछती है। इस बीच बहुत ज्यादा शंकालु वू तियान यह सब देख रहा होता है और पूरी तरह से हैरान है कि वह अनुभवी योद्धा आखिर क्या योजना बना रहा होगा। यहां तक कि घायल बाबलुओ और उसकी बेटी माशा भी पीछे हटना रोक देते हैं और इस अचानक आए मोड़ को समझने की कोशिश करते हुए हैरान भरे भावों के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। बाहर घेराबंदी अपने चरम पर पहुंच रही है। निचले स्तर के अंतरिक्ष लुटेरों के झुंड लगातार स्टार स्पिरिट फ्लावर के एनर्जी शील्ड पर हमला कर रहे हैं और रक्षकों पर चिल्ला रहे हैं कि वे हार मान लें और अपनी मौत को स्वीकार कर लें। हैरिंग हेरियो ओहैजी दाओ अपना सबसे बड़ा त्रुप का पत्ता निकालते हैं। वह बताते हैं कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, एक बेहद शक्तिशाली साधक, कल्टीवेटर, जो अगर मदद के लिए आगे आ जाए तो इन लुटेरों को धूल की तरह आसानी से उड़ा सकता है। खुशी से झूम उठी जेड अंशियान राहत की चमक से दमक उठती है। वह बेसब्री से पूछती है कि क्या वह रहस्यमयी रक्षक सचमुच जहाज पर ही मौजूद है, और यह जानना चाहती है कि वे उससे तुरंत संपर्क कैसे कर सकते हैं। यह सुनकर जहाज का बाकी क्रू भी उत्साह में फुसफुसाने लगता है। सामान्य परिस्थितियों में पांचों लेवल 13 के लुटेरों ने उनके संचार तंत्र को पूरी तरह से जाम कर दिया था, जिससे बाहर से किसी भी तरह की मदद बुलाने का कोई भी मौका खत्म हो गया था। लेकिन अगर है जी दाओ के पास जहाज पर ही मौजूद किसी और भी ज्यादा शक्तिशाली गुरु से सीधे संपर्क करने का कोई जरिया है, तो यह सचमुच उनके बचने का सुनहरा मौका साबित हो सकता है। आखिरकार जहाज पर मौजूद कोई भी व्यक्ति इस विशाल और बेहद आलीशान जहाज को खोना नहीं चाहता, अगर वे इसे बचा सकते हों। जहाज को हुए भारी आर्थिक नुकसान को एक तरफ रख भी दें तो भी इसे छोड़ने पर मजबूर होने का मतलब है कि वे अंतरिक्ष के जानलेवा खालीपन में असहाय होकर भटकते रह आएंगे। कड़वी सच्चाई यह है कि अगर वे जहाज की सुरक्षा कवच शील्ड से बाहर निकले तो लेवल 13 के समुद्री डाकू कमजोर क्रू सदस्यों का आसानी से शिकार करके उन्हें मार डालेंगे।
पट्टियों में लिपटा वह खौफनाक हत्यारा उन सभी को मांस के लोथड़ों में बदलने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। ये बेरहम खून के प्यासे अंतरिक्ष के समुद्री डाकू बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं जो नरमी बरतें और यात्रियों को शांति से वहां से निकलने दें। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनकी एकमात्र उम्मीद यही है कि वे इस रहस्यमयी रक्षक को लड़ाई में शामिल कर लें। आओ नांग ट्यूरिंग यह बात सामने लाता है कि उनका संभावित रक्षक इस समय ठीक इसी अंतरिक्षयान पर मौजूद है और उनकी नजरों के ठीक सामने खड़ा है। जय यांगशिन का दिमाग तो जैसे सुन्न ही पड़ गया। उसे यह बात समझने में काफी मशक्कत करनी पड़ी कि यात्रियों के बीच ही कहीं कोई छिपा हुआ बिना रजिस्ट्रेशन वाला लेवल 13 का ताकतवर योद्धा मौजूद है। लेकिन हाईजी दाओ ने तुरंत ही एक अड़चन डाल दी। उसके अंदाजे गलत साबित हुए और वह थोड़ा पसीना पोंछते हुए बताता है कि यह रहस्यमयी गुरु पक्का लेवल 13 का नहीं है। यह सुनकर जी यांगक्सिन हैरान रह जाती है। उसके दिमाग में तुरंत एक ही बात आती है, अगर वह लेवल 13 का नहीं है तो वह जरूर उससे भी ज्यादा मशहूर लेवल 14 का कोई बहुत बड़ा योद्धा होगा। उसके हिसाब से यह बात बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि 5 दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई का पासा पलटने के लिए सिर्फ एक और लेवल 13 का योद्धा काफी नहीं होता। इस भयानक बुरे सपने से उन्हें सिर्फ कोई मशहूर लेवल 14 का ग्रैंड मास्टर ही बचा सकता था। यह बात तेजी से फैल जाती है और पूरा जहाज खुशी और जोश की एक जबरदस्त लहर से भर जाता है। जहाज के क्रू को यकीन ही नहीं होता कि वे तारों भरे आसमान के एक असली दिग्गज के साथ सफर कर रहे हैं। एक ऐसी मशहूर हस्ती जिससे मिलने का सपना भी वे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देख सकते थे। यह जोश सचमुच सबको अपनी चपेट में ले लेता है। वू तियान और बा बेल्लो जैसे पुराने योद्धाओं की उम्मीद भी पूरी तरह से फिर से जाग उठती है। वे बेसब्री से उस ग्रैंड मास्टर के शानदार अंदाज में आने का इंतजार करने लगते हैं जो उन्हें बचाने वाला है। भीड़ को पूरी तरह से बेकाबू होते देखकर हाईजी दाओ अजीब सी खांसी खांसता है और उनकी खुशी में दखल देते हुए साफ करता है कि यह आदमी लेवल 14 का भी नहीं है। इस अचानक हुई घोषणा से सबकी खुशी का माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाता है। योद्धा एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखते हैं और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। अगर वह लेवल 13 या 14 का नहीं है तो वह आखिर किस लेवल का हो सकता है। चेहरे पर कोई भाव लाए बिना हाईजी दाओ एक ऐसी बात कहता है जिससे सारा मजा किरकिरा हो जाता है। उनका सबसे बड़ा रक्षक असल में सिर्फ लेवल 12 का है। पूरा कमरा तुरंत इस बात को मानने से इनकार कर देता है और लोग चिल्लाने लगते हैं कि वह बूढ़ा आदमी जरूर कोई घटिया मजाक कर रहा है। भीड़ के इस गहरे अविश्वास को भांपकर हाईजी दाओ अपनी बात पर और जोर देता है। वह पक्के तौर पर कहता है कि भले ही यह आदमी सिर्फ लेवल 12 का है, लेकिन उसकी असली लड़ने की ताकत इतनी जबरदस्त है कि वह आसानी से उसकी अपनी ताकत से 100 गुना ज्यादा है। लेवल 13 के एक पुराने और माहिर योद्धा के मुंह से इतनी हैरान कर देने वाली बात सुनकर जी यांग चेन पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। बाकी बचे पुराने योद्धाओं के बीच एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। वो तियान को पसीना आ जाता है, जबकि बा बेल्लो और माशिया अपनी जगह पर जम जाते हैं। वे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि महज 12वें लेवल के किसी जीवस्मी जीव के पास ब्रह्मांड को तोड़ने वाली इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे हो सकती है। इस बीच जहाज पर मची अफरा तफरी से बहुत दूर दृश्य गहरे, उलझे हुए और अराजक डार्क साइड ब्रह्मांड के वीरान इलाकों की ओर मुड़ जाता है। हड्डियों के एक कब्रिस्तान के बीच खड़ा लू शेंग का विशालकाय शैडो क्लोन छाया प्रतिरूप उस वीरान खून जैसे लाल महाद्वीप का जायजा लेता है। उसे एहसास होता है कि उसने आसपास के सभी विरोधियों को मारकर और खाकर पूरी तरह खत्म कर दिया है। अपने रास्ते में आने वाले हर जानवर को बेरहमी से खाकर इस क्लोन ने सफलतापूर्वक अपनी 10 करोड़ म्यूटेटेड अमर कोशिकाओं की परम सीमा को छू लिया है। खुद लू शेंग भी यह देखकर हैरान है कि उसका यह अजीबोगरीब अवतार कितनी तेजी से और बेतहाशा शक्तिशाली होता जा रहा है। वह इस डार्क डायमेंशन अंधकारमय आयाम के क्रूर नियमों पर विचार करता है। अपने मूल ब्रह्मांड के विपरीत यहाँ इन राक्षसों के विकास में कोई रुकावट या सीमा नहीं आती। जब तक वे कच्ची ऊर्जा को सोखते रहते हैं, उनकी शक्ति बर्फ के गोले की तरह तेजी से और कई गुना बढ़ती जाती है। लू शेंग अपनी दूरदर्शिता पर गर्व महसूस किए बिना नहीं रह पाता।
जिस क्लोन को उसने एक छोटे से प्रयोग के तौर पर यूं ही बनाया था, वह अब उसकी वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशंस, सोच से भी कहीं ज्यादा से कहीं आगे बढ़ रहा है। उसे एहसास होता है कि अगर यह पागलपन भरी रफ्तार जारी रही तो यह विशालकाय अवतार अंततः एक ऐसे अभेद्य कवच में बदल जाएगा जो उसके मुख्य शरीर को किसी भी ब्रह्मांडीय खतरे से बचा सकेगा। और इस तरह यह उसका सबसे बड़ा और सबसे गुप्त ट्रम्प कार्ड, अंतिम हथियार साबित होगा। अचानक एक तेज बीप की आवाज उसे उसके विचारों से बाहर खींच लाती है। वह एक आध्यात्मिक संकेत महसूस करता है। क्लोन को एहसास होता है कि हाईजी दाओ उसे बुला रहा है। वह सोचता है कि क्या वे आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। यह वीडियो का अंत है। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।